तो प्यारे बच्चों, तो आज पहले चैप्टर शुरू करते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो काफ़ी सारा जो सिलेबस है वो हटा दिया गया है, बेकार बेकार सा था। तो जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है जो बोर्ड ने रखा है वो हम करेंगे। मैंने सिलेबस भेज दिया तुम्हें, आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा इंग्लिश में है, तो 1-2 महीने थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके बाद सब आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगा और भी आसानी से। तो सबसे पहले है इसमें है केमिस्ट्री। बोलते हैं केमिस्ट्री में बी डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, केमिस्ट्री का एक साइंस की ब्रांच है। साइंस की कई ब्रांच है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बड़ी सारी ब्रांच है। तो केमिस्ट्री भी क्या उनमें से एक साइंस की ब्रांच है। विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, किसकी स्टडी के साथ डील करती है? मैटर। मैटर क्या होता है हमारा, हमने पढ़ा हुआ है। मैटर को बोलते हैं पदार्थ। ठोस द्रव गैस बोलते हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस की स्टडी करती है। इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है भाई कितने परसेंट किस किस चीज़ से मिलकर बनी है। जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक में क्या 90% पानी है, 5% गैस है, 5% चीनी है। तो कंपोजिशन के बारे में बताएगी। इट्स प्रॉपर्टीज़, कोई मैटर की क्या बताएगी? प्रॉपर्टीज़। भाई सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, हर चीज़ है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। एंड इट्स चेंजेस, और कैसे एक चीज़ दूसरे में चेंज होती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो हमें क्या मैटर के बारे में बताएगी, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताएगी, कंपोजिशन के बारे में बताएगी और चेंजेस के बारे में बताएगी। और बड़े सारे पार्ट हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, ब्रांचेज है, केमिस्ट्री की भी आगे ब्रांच है। इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करेगी? कार्बन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट की स्टडी करेगी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट को इनऑर्गेनिक करेगी। ऑर्गेनिक खाली किसको करेगी? कार्बन को। दिस ब्रांच डील्स विद स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये जो ब्रांच है किस में डील करेगी? स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड में, स्पेशली हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव। ये पढ़ेंगे हम, अपना हमारा 12th चैप्टर है हाइड्रोकार्बन क्या होता है। थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या करती है? दिस ब्रांच डील्स विद फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमिना। तो जैसे लाद है, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इंग्लिश में वही आ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। जो काफ़ी सारे लॉ है फिजिक्स में पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, वो सारे के सारे जो लॉज हैं वो किस में आ जाएंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाएंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बड़ी सारी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उसमें जो केमिस्ट्री लगेगी वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। एनालिटिक केमिस्ट्री, दिस ब्रांच डील्स विद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंस। अब जैसे हम पानी है, हमारे जो खेत की मिट्टी है या पानी, उसका टेस्ट करते हैं, उसमें भी कौन कौन से केमिकल किस किस अनुपात में है, वो सारा का सारा जो जांच पड़ताल करेगी वो क्या होगी? एनालिटिक केमिस्ट्री। थर्ड है बायो केमिस्ट्री। हमारी बॉडी में या पेड़ पौधे में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, उससे खून कैसे बन रहा है, मांस कैसे बन रहा है, ग्लूकोज कैसे बन रहा है, वो सारी क्या? बायो केमिस्ट्री। अगली है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तो बड़े सारे जैसे एटम बम है, परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, उनमें क्या क्या न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसके बारे में जो पढ़ाएगी वो क्या? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा और भी बड़ी सारी ब्रांच है, फार्मास्यूटिकल है, दवाइयों की इंडस्ट्री है, ठीक है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, ठीक है, मेडिकल केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है, बड़ी सारी ब्रांच है। तो केमिस्ट्री का बहुत सारा स्कोप है, बहुत डिफरेंट पार्ट है। अब इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की? पहले है केमिस्ट्री इन मेडिसिन, दवाइयों में है, इंडस्ट्री में है, एग्रीकल्चर में, कंफर्ट में है, कन्वीनियंस में, प्लीजर में है। जैसे हमारे जो पंखे चल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या केमिस्ट्री है, लाइट कैसे प्रोड्यूस हो रही है बिजली से, ठीक है, और एनर्जी रिसोर्सेज में। तो ये सारा एक तरह से केमिस्ट्री की क्या बता रखी है? इंपॉर्टेंस बता रखी है। पढ़ लेना है, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, तो ये वैसे ही पढ़ने के लिए है। तो अगला जो हमारा जो मेन टॉपिक शुरू होता है वो है एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस। तो ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है, तो पहले एक बार वो समझने की कोशिश करेंगे। एटम, तो सबसे पहले एटॉमिक और मोलिकुलर मासेस से जाने से पहले हमें एटम और मोलिकुल समझना पड़ेगा। एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु, और मोलिकुल को क्या बोलते हैं? अणु। हमने पढ़ा था 9वीं क्लास में, 9th क्लास में, एटम क्या है?
किसी भी चीज़ को तोड़ते रहेंगे तोड़ते रहेंगे तोड़ते रहेंगे, लास्ट में जो सबसे छोटी चीज़ बचेगी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको क्या बोलेंगे, एटम। विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो जैसे H है, O है, N है, Cl है, F है, N, ये सारे के सारे क्या एटम है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और नियॉन। मैं तुम्हें टेबल दिखाई थे ना, पीरियोडिक टेबल, और जो मैंने 1 से 20 तक एटम लिखवाए थे वो सारे के सारे क्या एटम है। जो भी चीज़ अकेली है वो क्या एटम है। और जब एटम आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ये भी क्या है, एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट है जो अकेला रह सकता है। एटम अकेला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो अकेला रह सकता है। जैसे H2O2 CO2 NH3 H2SO4। तो H अकेला नहीं रह सकता, ये जो हाइड्रोजन है ना ये अकेला रह सकता है। H क्या करेगा, H और H जुड़ के क्या बना लेंगे, H2। यह क्या होगा, 2H, 1 सल्फर से और 4 ऑक्सीजन जुड़ के बना लेंगे H2SO4। यह क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से जुड़कर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। तो ये कभी भी अकेला नहीं रह सकता। जो एटम है मॉलिक्यूल के अकेला रह सकता है। कुछ एटम अकेले रह सकते हैं, जैसे नियोन है ये अकेला रह सकता है। ठीक है, अब ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, ये समझना है हमने, एटम का मास और मॉलिक्यूलर का मास। ये 9th क्लास का सारा जो हमने पढ़ रखा है रिवाइज करा रहा हूँ बस, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर इसी से शुरू हो रहा है। तो एटम और एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, हमें पता है। और कुछ एटम का मास हमें याद करना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन का मास होता है 1, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। अब इनके जो मास की जो इकाई है उसको बोलते हैं यूनिट। इसका है यू, या इसके पीछे लिखेंगे AMU। ग्राम या किलोग्राम नहीं लिखेंगे। एटम बहुत छोटे होते हैं तो उनके मास को हम ग्राम या किलोग्राम में नहीं ले सकते, तो उनके लिए अलग पैरामीटर बना रखा है, तो वो है यू। तो जैसे हम अब मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाते हैं। जैसे H2O में क्या है, 2 एटम तो है हाइड्रोजन के, 1 एटम है ऑक्सीजन का। तो जब मॉलिक्यूलर मास H2 का निकालना है तो लिखेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। 2 क्यों लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मास है, प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 1। तो 2 इंटू 1 प्लस, बीच में प्लस का साइन लगाना, कहीं बच्चे मल्टीप्लाई का लगा लेते हैं, और 1 इंटू 16। तो 2 + 16 कितने का, 18 यू लिख सकते हैं, या 18 AMU लिख सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इसमें कार्बन के कितने एटम है, 1 एटम है। तो कार्बन के जो 1 एटम है तो क्या 1 इंटू 12, उसका मास, कार्बन का मास होता है 12। और ऑक्सीजन के 2 एटम है तो प्लस 2 इंटू 16, तो 12 + 32 कितना हो जाएगा, 44। एक एग्जांपल लिख रखा मैंने, H2SO4। यहाँ पे दे रखा भी हाइड्रोजन का अगर मास 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, सल्फर का 32 है, तो H2SO4 का मास निकाल लो। तो मॉलिक्यूलर मास क्या निकलेगा, 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू मास ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम है तो हमने 2 से गुना करा हाइड्रोजन के मास को। सल्फर का 1 एटम है तो 1 से गुना किया। ऑक्सीजन के 4 है तो हमने किससे गुना किया, 4 से गुना किया। तो वैल्यू पुट कर देंगे, हाइड्रोजन के मास की वैल्यू 1 है, सल्फर की वैल्यू 32 है, ऑक्सीजन की वैल्यू 16 है। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 98 यूनिट। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 4 छोटे छोटे हैं, ये आप लोगों ने क्या करने हैं, घर से ट्राई करने हैं। और ट्राई करने के बाद मुझे अपने वाला जो ग्रुप है इसी ग्रुप में व्हाट्सएप करना है, ताकि मुझे पता लग जाए भाई ये आसान सी चीज़ तुम्हें समझ आई है नहीं आई है। अगर नहीं समझ आई होगी तो मैं फिर दोबारा किसी और तरीके समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कल हम थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक करेंगे।